एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे भाजपा के 42वें स्थापना दिवस की, जो कि कल था। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस था। इस स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या क्या बातें कही हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी एक श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रहा है। श्रेष्ठ भारत का मंत्र, इस लाइन को गौर से सुनिएगा, नोट करिएगा। उसके आगे वो कहते हैं कि 3 बातें इस बार की खास वजह ऐसी है जिसकी वजह से ये 42वां जो दिवस आया है वो बहुत ज़्यादा खास हो गया है। वो हम आपको आगे बताएंगे वो 3 बातें क्या हैं। उससे पहले ये बताते हैं कि उन्होंने उसके बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश में अभी 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया है और इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। लोगों को समझ आ गया है कि परिवारवादी सरकारों में लोकतंत्र की दुश्मनी रहती है। मतलब परिवारवादी जो सरकारें हैं वो लोकतंत्र की दुश्मन है और संविधान को कुछ नहीं समझती हैं या संविधान उनको समझ में नहीं आता है। बात को यहाँ पर रोकेंगे और इस विषय पे बात करेंगे कि जब उन्होंने परिवारवाद की बात कर दी है तो अब उनको परिवार से संबंधित बातों का जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये साथ ही बताना पड़ेगा कि अमित शाह के बेटे जो जय शाह हैं वो बीसीसीआई के इस वक्त बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जिनको बीसीसीआई की कोई समझ नहीं है, लेकिन वो इस समय उसके बहुत ही अहम और ख़ास पद पर बैठे हुए हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? जो उनको ये जगह दी गई है वो उनकी किस इंटेलिजेंसी पर दी गई है, ये बताना चाहिए। उसके साथ ही मुझे याद आ रहा है राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज सिंह, वो भी साथ ही विधायक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भी किस पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, उनके पिता किस पॉलिटिकल पार्टी से, ये आपको पता ही होगा। बात करेंगे वसुंधरा राजे की, तो इनके बारे में हम क्या कहें, इनके बारे में आप खुद बताइएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इसके आगे अगर हम एक नाम आपको और बताते हैं, जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद इनका नाम है, जो कि कांग्रेस से उछल के बीजेपी में आ गए हैं। अब जब बात परिवारवाद की हो रही है, परिवारवाद को आप टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी तो लोग छलांग लगा के आपकी तरफ आए हैं। अगर एक परिवार को आप टारगेट कर रहे हैं, सीधे भाषा में कह सकते हैं कि आप कांग्रेस के परिवार को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी निकल के लोग आपके परिवार में शामिल हुए हैं। और आपके ही परिवार के जो लोग पहले से ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं या बीजेपी में आके बाद में शामिल हुए हैं, तो क्या वो आपके परिवार से अलग है? खैर, ऐसी चीज़ों को बोलने से पहले वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि परिवारवाद पे वो जो टारगेट करने जा रहे हैं, तो उनके परिवार पे भी सवाल उठेगा। आगे उन्होंने कहा कि दशकों तक कुछ दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, कुछ लोगों ने वादा किया लेकिन निभाया नहीं, ज़्यादातर लोगों को तरसा कर रखा गया, भेदभाव, भ्रष्टाचार सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के साइड इफेक्ट रहे। बीजेपी ने इस राजनीति को टक्कर दी है। देशवासियों को इसके नुकसान से बचाने में जो बीजेपी है वो सफल रही है। बीजेपी ने वाकई वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है। उसने टक्कर दी है राम मंदिर का हवाला देकर, हिजाब का मुद्दा उठाकर, बहुत सारी चीज़ों का बीजेपी जो एक चुनाव के मौके पे जो एक अपना वो लाती है, एक तैयार किया हुआ सारा चीज़। तो वोट बैंक की राजनीति वो बता रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति बीजेपी किस तरह से करती है, ये हम लोगों ने चुनावी दौर में देखा। मोदी जी खैर आगे बोलते हैं कि ये स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण था। अब वो 3 वजह क्या थी कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये बात ठीक है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इसी अमृत महोत्सव से 2 साल पहले अगर आप जाएं और देखें कि इन्हीं के शासनकाल में कोविड-19 आया था, जिसमें हज़ारों लाखों लोग बेमौत मारे गए, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर न होने की वजह से, बेड न होने की वजह से और अस्पतालों में जगह न मिलने की वजह से। और उसी टाइम पर दिल्ली में आप देख सकते हैं जाके, इंडिया गेट के पास आज भी कार्यरत है, बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा था। अरबों का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को रोक कर गरीबों के लिए, उस वक्त जो लोग मर रहे थे कोविड-19 से, उनके लिए आप बहुत सारी चीज़ मुहैया करा सकते थे, लेकिन उसको नहीं कराया गया। उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया गया। ऐसा लगा कि अपने देश में मौतें नहीं हो रही, कहीं अगल बगल अड़ोस पड़ोस में हो रही, जिसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए वो अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो हमने इसलिए सोचा कि अमृत महोत्सव से पहले कौन सा महोत्सव हुआ है, कोविड महोत्सव, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं कि तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियां सामने हैं, जिसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं आ रही हैं। क्या भारत के लिए नई संभावनाएं आ रही हैं? भारत किस दिशा में पहुंच रहा है, किस गर्क में चला जा रहा है, ये संभावनाएं तो यही दिख रही हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई संभावनाएं अब बची ही नहीं हैं।
अगर एक तरह से देखा जाए, ना शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना काम है, लोग बेरोज़गारी से मर रहे हैं, परेशान हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आंकड़े अभी तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आगे देंगे। उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने आगे कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी सरकार फिर से लौट कर आई है और हमारी पार्टी 4 राज्यों में मजबूत हुई है। साथ ही उन्होंने इसके बताया कि 3 दशक के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार हुई है। क्या फ़ायदा हुआ? आप इतने सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाते हैं, अगर आप लोगों के अंदर इस चीज़ की भावना नहीं पैदा कर सकते हैं कि उनको शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए, उनको बेरोज़गारी से लड़ना चाहिए, उनको दुनिया की तमाम ऐसी बातों से जो उनको दुनिया से अलग करे, इस तरह की बातें अगर नहीं होती हैं, तो राज्यसभा में संख्या आप बढ़ाते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? इसके आगे बात करते हैं कि वो और क्या कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। मतलब जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो देश के सपनों का प्रतिनिधि हैं। यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य काल है। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश अपनी नीति के लिए अडिग रहता है। देश के पास आज नीति भी है, नियति भी है, देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं और उन्हें पूरा कर रहे हैं। कौन सा लक्ष्य हम पूरा कर रहे हैं? अब यहाँ पर बात को एक बार फिर रोकेंगे और सवाल पूछेंगे। ये मेरा सवाल है कि आखिर हम किस नीति की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं नीति की तरफ बढ़ते हुए। आज हम ऐसी नीति की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा आज का रोज़ का लक्ष्य ये रहता है कि युवा पीढ़ी ये सोचती है और उठती है कि आज हमें कहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाने हैं, किस मस्जिद में घुस के हंगामा करना है, किस मोहल्ले में जाकर तलवार चलानी है। इस तरह की नीतियों से लोग जाग रहे हैं। हर आने वाली सुबह एक नई ऐसी खबर लाती है जिसको पढ़कर हम और आप अक्सर अखबारों में या सोशल मीडिया पे चौंक जाते हैं। तो देश का जो निर्णय उन्होंने बताया एक बार भी मंच पे खड़े होकर, तो इसका जवाब चाहिए कि देश के पास आज नीति है और नियति भी है। तो कैसी नियति है? नियति तो आप बना रहे हैं मंच पर खड़े होकर, खुले मंच पर। एक वो पागल बाबा रहते हैं जो दिल्ली में, जिनका नाम योगी नरसिंहानंद है, वो लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। वो इस तरह का निश्चय पैदा कर रहे हैं। निश्चय शक्ति क्या चीज़ होती है कि आप निश्चय करिए कि आप मुसलमान को मारेंगे, हथियार उठाएंगे तो आप जो है मर्द कहलाएंगे। तो भारत अगर इतनी सारी चीज़ों पर इन लाइनों को खाली पढ़ देना ही मकसद नहीं होता, इन लाइनों पे हम कहाँ तक अमल कर पा रहे हैं ये भी देखना होगा। इसके आगे आपको बताएं कि जब वो आगे उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि कश्मीर से जो है कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। अगर वो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में उन्होंने वाकई में भारत को सशक्त और सर्वश्रेष्ठ कर दिया है। कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, उस फिल्म को टैक्स फ्री करके, उसका प्रमोशन करके, उसकी एडवर्टीजमेंट करके आपने कश्मीर को वाकई में फिर से नया मुद्दा बना दिया है, कश्मीर को मजबूत कर दिया है। लेकिन कश्मीर से जाते हुए जब हम कन्याकुमारी पहुँचते हैं तो कन्याकुमारी से हल्का सा थोड़ा सा और अगर आप बाहर झांक लेते तो आपको श्रीलंका दिख जाता, और श्रीलंका जब दिख जाता तो उससे अपने कल की जो हमारा घर है, हमारा भारत है, उसकी तस्वीर नज़र आ जाती कि आज जो वहाँ क्राइसिस मची हुई है वो यहाँ पर भी आने वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा होता है तो आके आपसे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करें। वो बैठ के या तो लिख सकते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, हर जगह यही चल रहा है क्योंकि लोग बिल्कुल फ्री हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, कुछ खरीदने जाना नहीं है बाहर, बेरोज़गारी हो गई है, कहीं जाना नहीं है, पेट्रोल और उसके लिए गाड़ी में जो है पैसे नहीं है पेट्रोल डीजल डलाने के लिए, इसलिए कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाना है। तो हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के खबरें पढ़ते हैं, या तो दिन रात हिंदू मुसलमान की खबरें देखते हैं, या तो बलात्कार की खबरें देखते हैं, कहीं पे किसी करप्शन की खबरें, मतलब बिल्कुल करप्शन से मतलब एकदम उससे भरी रहती। मतलब सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि अगर हम देखें कि आज किसने मेडल जीता, आज किसने कौन सा बड़ा काम किया, कौन से विद्यालय की ओपनिंग हो रही है, कौन सी सड़कें बनाई जा रही हैं, ऐसी खबरों से हमें बहुत दिन हो गया हमें पढ़े हुए। अगर किसी को पता चले तो हमें भी ज़रूर बताएं। और इसके आगे बताते हैं आपको कि इन्होंने खैर ऐसी संबोधन देते समय ऐसी ऐसी बातें कह दी। जब इसका काल पूरा हुआ, 42वां जब स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो इसमें जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थापना दिवस को मनाया, लोगों को संबोधित किया और उन्होंने भी यही सब बातें की हैं। जबकि उत्तर प्रदेश का हाल वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जेपी नड्डा भी फिर पीछे नहीं रहे, वो कूद के संबोधन में आए और उन्होंने बोला कि बीजेपी गरीबों को मजबूत करने वाली पार्टी है। आप समझ रहे हैं कि एक बार फिर से हम पढ़ें। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों को मजबूत करने वाली पार्टी है और
मोदी ने भाजपा की विकास यात्रा में अपने जीवन को लगाया है। तो आप देखिए कि किस तरह से भाजपा का विकास हो रहा है कि हर गली मोहल्ले में लोग लड़ने पे उतारू हैं। धर्म के नाम पे हर जगह लड़ाई चल रही है, धर्म संसद की जा रही है, हिंदू महासभा की जा रही है। यही एक सफलता का राज है कि भाजपा आगे बढ़ रही है। इसके अलावा बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, हमने आपको बता ही दिया सारी चीज़ें कि उन्होंने भी इस आयोजन को मनाया और उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाजपा की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा की यात्रा तो वाकई 2014 से लेकर अभी तक ऐसा आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि मैंने अपने खुद के जीवन काल में ऐसा कभी नहीं देखा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। वो किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो खुद अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सारी चीज़ों से हटकर, पढ़ाई लिखाई की बातों से हटकर सिर्फ एक ही मुद्दे पे लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं कि कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही है, कहाँ हिजाब का मुद्दा उठा है, कहाँ हलाल मीट मिल रहा है, कहाँ हराम मीट मिल रहा है, कितने बलात्कार हुए, कितने बलात्कारों में बलात्कारी को पकड़ा गया, कितने छूट के भाग गए, कौन महात्मा गांधी को गाली दे रहा है, कौन भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को जला रहा है। ये सारी चीज़ों का जो नज़ारा है, खैर हम लोग रोज़ देखते हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही बता दें कि कल बहुत ही बड़ी एक शोभा यात्रा भी निकाली गई क्योंकि 42वां वर्ष पूरा हो रहा था। कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और योजनाओं पे लिखी हुई तख्तियाँ लेकर निकले और लोगों को संदेश देने के लिए कि सिद्धांतों पर अमल किया जाए। तख्तियों पर बहुत सारे सिद्धांत लिखे थे, लेकिन कोई तख्ती उसमें ऐसी नहीं थी जिस पे ये लिखा हो कि देश बेरोजगारी की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है तेज़ी से। इसके बाद बताएं कि बीजेपी के मुताबिक इस बार उनका जो स्थापना दिवस था वो इसलिए भी खास होने वाला था क्योंकि वो पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाने जा रहे हैं। इसके तहत 7 से 20 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन भी मनाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। खैर, भीमराव अम्बेडकर याद रहे, ये अच्छी बात थी। तो ये था कल स्थापना दिवस का सारा पंचायत। और जो भी मुख्यमंत्री जी ने और जो भी प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो उस पर अमल भी करें और आगे आने वाली युवा पीढ़ी को इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि वो इस देश के एक सच्चे नागरिक हैं जिन्हें लोग इस देश की लोकतंत्र का और समानता के अधिकार का और संविधान का सम्मान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले खबर में, अगले राजनीतिक मुद्दों के साथ पेश होंगे। जय हिंद, जय भारत।